ये है बीबीडी सेल 2025 का सेकंड टॉप बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन Realme P4 Pro, जिसको अनबॉक्स करते ही मुझे सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़े बिकॉज इसकी राइट हाफ डिस्प्ले पिंक टोन में थी और मुझे रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल से मिला जो शायद नहीं मिलता। बाय द वे ये सबसे सस्ता डुअल चिप स्मार्टफोन है और Realme के अकॉर्डिंग इसमें लगातार 7 आवर्स तक स्टेबल 144 FPS पर गेमिंग कर सकते हैं, जो कूलिंग फैन वाले स्मार्टफोन के बस की बात भी नहीं है। और सेल्फी एंड बैक कैमरा दोनों से 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब ये फीचर्स 25,000 वाले स्मार्टफोन में भी नहीं मिलते, जबकि ये 20,000 में मिल रहा है। तो क्या ये स्मार्टफोन Realme की खोई हुई इज्जत वापस बना पाएगा? और Realme यूजर्स की सबसे बड़ी टेंशन, क्या इसमें अपडेट रेगुलर मिलेंगे? तो मैंने फर्स्ट टाइम येलो बॉक्स बाय किया है बिकॉज Realme की मार्केट में कुछ खास इज्जत नहीं है। बॉक्स में एक यूवी ग्लू प्रोटेक्टर मिलता है जो यूवी टेम्पर्ड लगवाते टाइम काम आएगा, और ये कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स है विद सिम इंजेक्टर पिन, एंड ये है एक सेमी ट्रांसपेरेंट कवर जो अदर ब्रांड से डिफरेंट है, एंड सिंपल से प्लास्टिक बैग में ये है स्मार्टफोन। इसको एक बार साइड रखते हैं। नेक्स्ट है पावर अडेप्टर। अब ये पीडी चार्जर नहीं है, टाइप ए है, लेकिन 80 वोट का है तो फास्ट चार्जिंग करेगा। ये है टाइप ए टू टाइप सी डेटा केबल, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और लेंथ 1 मीटर है। एंड फाइनली ये है सिंपल से प्लास्टिक बैग में Realme P4 Pro। आई थिंक स्मार्टफोन को पेपर रैप में देना चाहिए था, प्लास्टिक बैग में बहुत चीप फील होता है। वैसे गौर करने वाली बात, Realme ने इस बार बहुत बोरिंग सर्कल कैमरा मॉड्यूल को स्किप करके Realme GT6 के डिजाइन को 17 नंबर में चेंज किया है, और ये इसका ब्रीच वुड कलर है। बेसिकली ये दिखने में वुडन जैसा फील होता है, और मैंने इसका मिडनाइट आईवी कलर भी ऑर्डर किया था। मुझे ये दोनों ही कलर बहुत पसंद आए, और इसका एक कलर और आता है वो भी दिखने में वुडन जैसा ही फील होता है, बट वो मुझे कुछ खास नहीं लगा। वैसे ये वुडन नहीं है, प्लास्टिक है, एंड इस पर सॉफ्ट मैट फिनिश है जो थोड़ी वुडन जैसी फील होती है। और हाँ, कैमरा मॉड्यूल एंड लेंस के अराउंड जो शाइनिंग गोल्डन बॉर्डर है वो भी प्लास्टिक में है, और ये गोल्डन बेस एक प्लास्टिक फिल्म है जो शायद ही कभी उतरेगी। ये बहुत अच्छे से चिपकाई हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात, इसके कैमरा लेंस पर एक भी स्क्रैच नहीं आया, जबकि कवर लगाने पर भी लेंस कुछ खास प्रोटेक्ट नहीं होते। तो कैमरा लेंस पर ग्लास बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज किया है, और ये साइड फ्रेम गोल्डन कलर में है विद सॉफ्ट मैट फिनिश। और Realme ने मेंशन किया है कि इसमें आर्मर सेल प्रोटेक्शन है, यानी इसकी फ्रेम स्ट्रॉन्ग है, बट इसकी रियलिटी जस्ट अपोजिट है। ये बहुत कम फोर्स पर भी बेंड हो सकता है, तो इंटरनल फ्रेम वीक है। वैसे इन हैंड फील की बात करें तो ये फुल साइज स्मार्टफोन है और नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा वाइड है, नथिंग फोन की तरह, बट ये स्लिम बहुत है, ओनली 7.68 mm थिक है। तो हाथ में मुझे इतना कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, लेकिन कवर लगाने के बाद ये बहुत कंफर्टेबल फील होता है बिकॉज इसकी साइड एज ज्यादा फ्लैट हो जाती है, और कवर लगाने पर भी इसका डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया, बोरिंग डिजाइन नहीं है। वैसे इसका वेट ओनली 189 ग्राम है, तो ये लाइट वेट फील होता है, लेकिन साइड बटन्स बहुत पतले हैं जो मुझे प्रेस करने में इतने कंफर्टेबल फील नहीं होते। थोड़े वाइड बटन्स देना चाहिए। और हाँ, वैसे तो कैमरा मॉड्यूल की थिकनेस बहुत कम है, बट ये इंडेक्स फिंगर के सपोर्ट के लिए इनफ है, तो वन हैंड से फोन यूज करते टाइम आपको इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। डिस्प्ले की बात करें तो ऑन पेपर Corning Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन मिलती है, और ये 6.8 इंच 1.5K क्वाड कर्व एमुलेट डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, जिसकी HBM ब्राइटनेस है 1800 निट्स और पीक ब्राइटनेस है 6500 निट्स। और इसकी डिस्प्ले सेटिंग्स में एक्स्ट्रा ब्राइटनेस को इनेबल करें तो एक लिमिट के बाद भी ब्राइटनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, फिर डिस्प्ले और भी ज्यादा ब्राइट फील होती है। मैंने अब तक 25,000 में जितने भी फोन यूज किए हैं उन सब में इसकी डिस्प्ले मुझे सबसे ज्यादा ब्राइट फील हुई। तो हार्श सनलाइट में भी डिस्प्ले अच्छे से विजिबल है, फोन यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और डिस्प्ले के बेजल्स भी प्राइस के हिसाब से परफेक्ट है, ज्यादा थिक नहीं है। एंड कवर लगाने के बाद तो डिस्प्ले बेजल्स बहुत कम फील होती है, और डिस्प्ले रिजोल्यूशन 1.5K है, तो डिस्प्ले शार्प है, कलर नेचुरल वाइब्रेंट और पंची है, कलर एक्यूरेसी भी परफेक्ट है, यूट्यूब पर 4K वीडियो भी स्मूथ चलती है, एंड HDR भी सपोर्ट करता है, और ये वाइडवाइन L1 सर्टिफाइड भी है, तो नेटफ्लिक्स एंड Amazon पर HDR भी सपोर्ट करता है, तो डिस्प्ले टॉप नॉच है। लेकिन इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मुश्किल से 5 सेकंड का है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें ट्रू 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट नहीं है। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बस कैलकुलेटर, कंपास और रिकॉर्डर इन 3 में ही सपोर्ट करता है, जहां 144 हर्ट्ज का कोई यूज ही नहीं है। होम स्क्रीन पर भी मैक्सिमम 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, और कोई भी ऐप नहीं है जिनमें 144 हर्ट्ज सपोर्ट करता हो। BGMI में भी मैक्सिमम 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। और हाँ, इसमें एक अलग से हाइपर विजन ग्राफिक चिप लगी है, जिसकी हेल्प से डिस्प्ले की क्वालिटी को बूस्ट किया जा सकता है, और उसके लिए यहाँ से हाइपर विजन को इनेबल करना पड़ेगा। और इस एक ऑप्शन को इनेबल करने पर AI हाइपर क्लियरिटी, AI HDR और AI हाइपर मोशन तीनों इनेबल हो जाएंगे। एंड इनमें मुझे AI HDR एंड AI हाइपर मोशन, ये दो ऑप्शन मुझे बहुत यूजफुल लगे, और इनसे नोटिसेबल आपको
डिफरेंस फील होगा। और एक बात और, इसकी डिस्प्ले को आप 1080p या 1.5 के रिजोल्यूशन में स्विच कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। बट डिस्प्ले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब मैं इसको सेटअप कर रहा था तो मैंने गौर किया कि सेल्फी कैमरे से राइट हाफ डिस्प्ले पिंक टोन में है, और मेरे पास इसका एक सबसे बेस्ट विजिबल प्रूफ है ये फोटो जो मैंने उस टाइम क्लिक करी थी, और इस प्रूफ की वजह से ही मुझे रिप्लेसमेंट मिला, वरना सर्विस सेंटर वाले तो इस बात से एग्री करने को रेडी ही नहीं थे कि इसकी डिस्प्ले में प्रॉब्लम है। बिकॉज थोड़ी देर बाद ही ये डिस्प्ले नॉर्मल हो गई थी 90% तक, बट फिर भी 10% उसमें प्रॉब्लम विजिबल थी। लेकिन रिप्लेसमेंट लेना मेरे लिए इतना भी इजी नहीं था। जयपुर में 2 सर्विस सेंटर है रियलमी के, और एक सर्विस सेंटर है सिंधी कैम्प के पास और दूसरा है राजा पार्क में। तो सिंधी कैम्प वाला तो अंडर कंस्ट्रक्शन था, और वहां जब मैं विजिट किया तो कुछ ऐसी हालत थी ऑफिस की, और वहां पर मेरी प्रॉब्लम को कंसीडर ही नहीं किया गया। फिर मैं दूसरे सर्विस सेंटर पर गया जिसकी हालत भी कुछ मुझे खास नहीं लगी, बट वहां पर भी बहुत देर तक उनको समझाने के बाद मेरी प्रॉब्लम को कंसिडर किया गया, एंड वहां पर मैंने स्मार्टफोन सबमिट किया। फिर मुझे DOA लेटर मिला, और वो फ्लिपकार्ट को सबमिट करना पड़ता है। देन फ्लिपकार्ट मुझे रिप्लेसमेंट दिया। लेकिन आपके लिए सबसे जरूरी ये है कि डिलीवरी के टाइम OTP बताने से पहले इसकी डिस्प्ले को आप अच्छे से एक बार चेक कर लेना कि कोई दिक्कत तो नहीं है। चाहे डिलीवरी वाले भैया कितना भी लेट हो रहे हो, आपका हार्ड अर्न मनी इससे कई गुना ज्यादा कीमती है। और फ्लिपकार्ट भी ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन देता है, तो पहले स्मार्टफोन को अच्छे से चेक करो। अगर उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो वो स्मार्टफोन वहीं से रिटर्न हो जाएगा और आपको फिर से नया स्मार्टफोन मिलेगा। लेकिन OTP बताने के बाद अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आपको मिलता है तो फ्लिपकार्ट के भरोसे मत बैठना, आप डायरेक्ट सर्विस सेंटर जाना, क्योंकि सर्विस सेंटर से ही आपको 7 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलती है। मैंने फ्लिपकार्ट पर भरोसा करके 5 दिन खराब कर दिए थे कि मुझे फ्लिपकार्ट से रिप्लेसमेंट मिलेगा, बिकॉज उन्होंने अपना टेक्नीशियन विजिट तक का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया था, बट वो फर्जी था। और अब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो रियलमी का फोन मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया है, और इससे पहले मैंने OnePlus Nord C5 यूज किया था। उसमें एनिमेशन फ्लेक्सिबल वाले थे, अदर एप्स एंड वॉलपेपर भी उसमें मूव कर रहे थे, बट इसमें ऐप ओपन एंड क्लोज एनिमेशन सिंपल है, बैकग्राउंड में अदर एप्स और वॉलपेपर मूव नहीं होते। और सबसे बुरी बात, मैंने Realme 15 Pro स्टोर पर जाकर ट्राई किया था जो 30,000 का है, उसमें भी एनिमेशन नॉर्मल ही है। लेकिन अगर आपको फ्लेक्सिबल वाले एनिमेशन चाहिए तो Realme की GT सीरीज का स्मार्टफोन बाई करना पड़ेगा जो 35,000 से शुरू होते हैं। वैसे इसमें भी ऑक्सीजन OS की तरह सेल्फी कैमरे के अराउंड कैप्सूल शेप में लाइव अलर्ट फीचर है। इसके एनिमेशन बहुत स्मूथ है, इसको म्यूजिक ऐप में यूज कर सकते हैं, स्टॉप वॉच में इस तरह से टाइमर चलता है, एंड कॉलिंग के टाइम इस तरह से स्वाइप अप करोगे तो यहाँ पर टाइमर चलेगा, और अगर आपने टॉर्च ऑन कर रखी है तो यहीं से ऑफ कर सकते हो। और इसका जो साइड सेल्फ का UI है वो OnePlus जितना बेटर नहीं है, और ये Realme का स्मार्टफोन है तो इसमें फोन क्लोन एंड फोन मैनेजर जैसे एप्स भी है, और ये कुछ इतने सारे एप्स इसमें प्री इंस्टॉल आए थे, हालांकि इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। होम एंड लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन की बात करें तो इसमें भी फ्लक्स थीम्स है, और इसमें 5 तरह की थीम्स है। तो लॉक स्क्रीन के लिए यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और वॉलपेपर में इस तरह से क्लॉक भी हाइड कर सकते हैं। एंड इस वाली थीम स्टाइल में ये टेक्स्ट डिफॉल्ट ही रहेंगे, कस्टम टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है। वैसे इसके नेक्स्ट OS अपडेट में कस्टम टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, और इस थीम में यहाँ से फोटो फ्रेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन खुद की कस्टम फोटो नहीं लगा सकते। और होम स्क्रीन के वॉलपेपर को यहाँ से ब्लर कर सकते हैं, जो मुझे बहुत सही लगा। बट AOD कस्टमाइजेशन में पर्सनलाइज्ड में ओनली 4 ऑप्शन है, जबकि Note CE5 में ज्यादा थे। और इनमें सबसे बेस्ट है ये टेक्स्ट एंड इमेज वाला ऑप्शन। इसमें गैलरी से कोई भी फोटो सेलेक्ट करके इस तरह से कस्टमाइज करके AOD फेस बना सकते हैं। बट यहाँ नीचे डिजिटल क्लॉक में बहुत कम क्लॉक स्टाइल मुझे पसंद आई, और एनालॉग में भी बस ठीक ठाक क्लॉक स्टाइल ही है। वैसे इसमें फिंगरप्रिंट के नो एनिमेशन है, और सभी मुझे पसंद आए। और इसके अलावा बाकी सभी फीचर्स अवेलेबल है, डेडिकेटेड ऐप लॉक भी लगा सकते हैं, और इसमें ग्रीन डायलर मिलता है, तो बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। एंड इसमें सर्कल टू सर्च एंड जेमिनाई जैसे बेसिक AI फीचर्स तो है ही, इसके अलावा इसमें AI रिकॉर्डिंग समरी भी है जो हिंदी में भी परफेक्टली वर्क करता है। और एक AI स्मार्ट लूप नाम से फीचर है, बेसिकली स्क्रीनशॉट लेकर डायरेक्टली इस तरह से किसी भी ऐप में जाकर आप सेंड कर सकते हो। एंड इनके अलावा भी फोटो क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए इसमें बहुत सारे AI फीचर्स और अवेलेबल है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ओवरऑल बताऊं तो ऑक्सीजन OS जितना इसमें रिच सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस नहीं मिलता जो OnePlus इसकी ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर दे रहा है। वैसे ये भी Android 15 पर रन कर रहा है, और लास्ट मंथ के सिक्योरिटी अपडेट पर, और इसमें ओनली 3 एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगे और 4 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट, जो 20,000 के हिसाब से ठीक ठाक है। लेकिन Realme यूजर्स की सबसे बड़ी टेंशन, क्या इसमें अपडेट टाइम पर मिलेंगे? तो देखो, इसमें अब तक पिछले 2 महीने में टोटल 5 अपडेट आ चुके हैं, और इस बात पर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा
तो चलो प्रूफ दिखाता हूँ। तो ये है फर्स्ट अपडेट जो मुझे 18 सितंबर को रिसीव हुआ था और ये सबसे बड़ा अपडेट था 256 MB का। और फिर जस्ट 4 दिन बाद 22 सितंबर को इसमें एक अपडेट और आया जो 97 MB का था। फिर 29 को इसमें थर्ड अपडेट आया जो ओनली 4 MB का था। और फिर फोर्थ अपडेट इसमें 5 अक्टूबर को आया जो ओनली 8 MB का था। और फिफ्थ अपडेट इसमें अभी रिसेंटली 29 अक्टूबर को आया था जिसमें अक्टूबर का ही सिक्योरिटी अपडेट मिला था। तो प्रेजेंट टाइम में तो रियलमी बहुत जल्दी जल्दी अपडेट दे रहा है, बट फ्यूचर में ये सिलसिला चलता रहेगा या नहीं इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। मेन प्रॉब्लम रियलमी वालों को एंड्रॉइड अपडेट देने में आती है। बट एक बहुत शर्म की बात है, इसमें अब तक 5 अपडेट आ चुके हैं लेकिन इसमें एक सिंगल प्रॉब्लम भी अभी तक फिक्स नहीं हुई जो मैंने फेस करी। फर्स्ट प्रॉब्लम, मैं जितनी बार भी वीडियो रिकॉर्डिंग में इसको 4K 60 FPS पर सेट किया हूँ ये थोड़ी देर बाद फिर से रीसेट होकर 1080p 30 FPS पर आ जाता है। हालांकि 4K 30 FPS पर सेट करने पर ये रीसेट नहीं होता। सेकंड प्रॉब्लम, कंट्रोल सेंटर में एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन ही नहीं है जो आजकल सभी स्मार्टफोन में आ रहा है। तो अब इसमें जीरो ब्राइटनेस पर भी नाइट में डिस्प्ले मुझे जरूरत से थोड़ी ज्यादा ब्राइट फील होती है। तो एक्स्ट्रा डिम का फीचर रियलमी को ऐड करना चाहिए। थर्ड प्रॉब्लम, इसके ब्लूटूथ में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मैंने इससे कनेक्ट करके अलग अलग ब्रांड के हेडफोन एंड TWS ट्राई करें, इन सब में साउंड कम आता है, यानी इनकी मैक्सिमम लाउडनेस का इससे कनेक्ट करने के बाद इनमें ओनली 70% वॉल्यूम आउटपुट मिलेगा। और इसका प्रूफ, और अब आप थोड़ा गौर करना इसमें परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी अब वो बताता हूं। क्या सच में लगातार ये 7 घंटे तक स्टेबल 144 FPS पर गेमिंग करवा सकता है? तो इसमें ऑन पेपर स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 नैनोमीटर पर बेस चिप लगी है विद LPDDR4X रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। और ये बेस मॉडल है 8128 GB में। तो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की गई है, LPDDR5X रैम देना चाहिए था। और अब प्रैक्टिकली देखो, मैंने इसमें कम से कम 4 बार AnTuTu स्कोर रन किया है और हर बार 1.2 मिलियन से ज्यादा स्कोर आया है जो 20,000 के हिसाब से बहुत अच्छा है। जबकि रियलमी ने ऑफिशियली ओनली 1 मिलियन प्लस ही स्कोर मेंशन किया है। वैसे नॉर्मल डेली टास्क में कोई दिक्कत नहीं होती, जितने मर्जी ऐप ओपन करो, एनिमेशन फ्लूइड स्मूथ है, फास्ट है। बट कैमरा ऐप ओपन होने में थोड़ा स्लो है और पोर्ट्रेट मोड में कैमरा UI जिटर करता है एंड 4K 60 FPS पर कैमरा UI 30 FPS जितना भी स्मूथ नहीं है। बट टेंशन मत लो, वीडियो ट्रू 60 FPS में ही रिकॉर्ड करता है। वैसे मोड स्विच करने में नॉर्मल टाइम लेता है बट शटर स्पीड बहुत स्लो है और इमेज प्रोसेसिंग तो बहुत ज्यादा स्लो है, 4 से 5 सेकंड लेता है। और अगर मान लो जैसे लगातार कुछ फोटोज क्लिक करी है तो हर एक फोटो की इमेज प्रोसेसिंग फोटो पर जाने के बाद करेगा, जबकि सभी फोटोज की इमेज प्रोसेसिंग एक बार में होनी चाहिए। वैसे गेमिंग टेस्ट के लिए मैंने BGMI यूज किया है तो गेम ओपन होने में ज्यादा टाइम नहीं लेता और इसमें स्मूथ पर एक्सट्रीम प्लस ग्राफिक सेटिंग्स मिलती है। और अगर यहाँ से GT मोड इनेबल करके परफॉर्मेंस बूस्ट वाले ऑप्शन में फ्रेम बूस्टर को आप इनेबल करोगे तब ये मैक्सिमम 144 FPS डिलीवर करता है, जो बहुत बड़ी बात है। बट यहाँ एक कैच है, वैसे तो रियलमी ने 7 घंटे तक लगातार 144 FPS स्टेबल गेमिंग का मेंशन कर रखा है, बट ये मुश्किल से ओनली 40 मिनट ही 144 FPS पर रहता है, फिर डायरेक्ट 120 FPS पर आ जाता है। हालांकि 120 FPS पर आराम से 2 से 3 घंटे लगातार आप गेम खेल सकते हो और इससे ज्यादा मैंने ट्राई नहीं किया। एंड इसमें मैक्सिमम अल्ट्रा HDR पर अल्ट्रा ग्राफिक सेटिंग्स इनेबल है और इस सेटिंग्स पर फ्रेम बूस्टर की हेल्प से मैक्सिमम 80 FPS तक फ्रेम रेट बूस्ट कर सकते हैं। और अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स पर काफी हाई क्वालिटी ग्राफिक्स फील होते हैं और गेमिंग एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहा। और जहां तक बात है हीटिंग इश्यूज की, तो 30 मिनट के CPU थ्रोटलिंग टेस्ट में ग्राफ काफी ग्रीन और स्टेबल रहा और ये 88% पर थ्रोटल हुआ है, जो मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा बेटर आउटपुट है। और रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊं तो गर्मियों में लगातार 30 मिनट तक नॉर्मल डेली टास्क में ये नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हीट फील होता है और 15 मिनट की गेमिंग में ये अच्छा खासा हीट हो जाता है। वैसे इसमें 7000 mm स्क्वायर का वेपर चेंबर भी है, तो ये 2 से 3 मिनट में नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है। सो अकॉर्डिंग टू प्राइस इसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है, बस कैमरा ऐप के जो जिटर्स है अगर उनको इग्नोर करे तो। और गेमिंग के टाइम अगर आपको चार्जर लगाने की नीड हुई तो इसमें बाईपास चार्जिंग का फीचर भी है, जिससे पावर डायरेक्ट हार्डवेयर को सप्लाई होती है और बैटरी बहुत स्लो चार्ज होती है, जिससे फोन हीट नहीं होता और बैटरी की हेल्थ पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आता। एंड अब आप एकदम एक्टिव रहना, इसके कैमरे की हकीकत
बताता हूँ जिसकी वजह से इसको बहुत लोग बाय करने का सोच रहे हैं। तो इसमें ऑन पेपर 50 मेगापिक्सल Sony IMX896 मेन सेंसर है विद OIS एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है और सेल्फी कैमरा भी इसमें 50 मेगापिक्सल का ही है जो 20,000 में कोई नहीं दे रहा। और कैमरा ऐप में सभी नॉर्मल फोटो एंड वीडियो वाले ऑप्शन तो है ही, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी है। लाइक फोटोज के लिए AI लैंडस्केप एक न्यू ऑप्शन है और नॉर्मल फोटो मोड में वाइब्रेंट एंड क्रिस्प ये दो ऑप्शन है। एंड यहाँ सेटिंग्स में चेक करोगे तो एक AI स्नैप मोड अलग से है और मोर वाले ऑप्शन में तो बहुत सारे ऑप्शन है। और इसके फोटो मोड में 0.6x 1x 2x एंड अप टू 20x जूम तक का ऑप्शन मिलता है। तो अब इसके 50 मेगापिक्सल हाई रेज एंड डिफॉल्ट 13 मेगापिक्सल सेटिंग्स की फोटो क्वालिटी में डिफरेंस से शुरू करते हैं। तो दोनों ही फोटोज के कलर टोन में ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। तो मैंने सभी फोटोज 13 मेगापिक्सल डिफॉल्ट सेटिंग्स में ही ली है। और अब इसके नॉर्मल फोटो मोड एंड वाइब्रेंट और क्रिस्प जो दो ऑप्शन है उनमें डिफरेंस देखो। तो बेसिकली वाइब्रेंट मोड नॉर्मल फोटो मोड है और क्रिस्प मोड में पूरी फोटो पर डार्क शेडो आ जाती है। तो दिन के टाइम क्रिस्प मोड में पूरी फोटो डल आएगी, लेकिन क्रिस्प मोड में सनराइज या सनसेट के टाइम हल्की सनलाइट पूरी डिम हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत परफेक्ट फोटोज आएगी जो वाइब्रेंट मोड में कभी नहीं आ सकती। एंड अब इसके AI लैंडस्केप और नॉर्मल वाइब्रेंट मोड में ली हुई फोटोज में डिफरेंस देख लो। तो बेसिकली AI लैंडस्केप मोड में ली हुई फोटोज पर डिटेल्स एंड कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़े बूस्टेड फील होते हैं और फोटोज बहुत क्रिस्प एंड शार्प आती है। और मैंने अलग अलग बहुत सारे सिनेरियोज में नॉर्मल एंड AI लैंडस्केप मोड को डिफरेंशिएट करने के लिए फोटोज ली है। तो मैक्सिमम टाइम मुझे AI मोड में ली हुई फोटोज पसंद आई। AI लैंडस्केप मोड में फोटो के कलर नेचुरली बूस्टेड होते हैं, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि फोटो में कोई एडिटिंग करी गई है या ओवर कलर कॉन्ट्रास्ट ऐड हुआ है। जैसे ये कुछ फोटोज देखो, इनमें ग्रीन कलर कितना नेचुरल ग्रीन है और इस रॉक का कलर भी नेचुरल फील हो रहा है और स्किन टोन भी नेचुरल ही है। लेकिन खास तौर से खाने पीने की फोटोज ले तो कलर ओवर बूस्टेड फील होते हैं और फोटो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और मुझे एक प्रॉब्लम और मिली, AI मोड में क्लाउड्स अननेचुरल हो गए हैं, तो ये कभी कभार कुछ सिनेरियोज में फोटोज खराब कर देता है। वैसे अगर आपने नॉर्मल या पोर्ट्रेट मोड में फोटो ली है बट फोटो में कलर्स इतने अच्छे नहीं है, तो यहाँ एडिट में जाओगे तो यहाँ पर AI एडिटर में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो ये सब तो काम के है ही, बट सबसे इंपॉर्टेंट एकदम लास्ट में यहाँ AI लैंडस्केप का ऑप्शन है। तो इसकी हेल्प से पूरी फोटो में कलर्स एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। तो आपको किसी भी फोटो एडिटर ऐप की अलग से नीड नहीं होगी। और इसमें यहाँ पर एक AI एडिट जेनी का ऑप्शन भी है। तो बेसिकली इसमें आप कोई भी प्रॉम्प्ट देकर किसी भी फोटो पर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करवा सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर स्काई में बर्ड्स ऐड करवाए हैं, लेकिन इसकी एक ही कमी है, एक तो ये अननेचुरल लगता है और फोटो की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। और रियलमी के अकॉर्डिंग इसमें जो AI स्नैप करके फीचर है, बेसिकली उसको इनेबल करने पर मूविंग ऑब्जेक्ट का मूविंग इफेक्ट नहीं आता, बट एक्चुअली ये गिमिक ही है। तो ये कुछ फोटोज देखो जो मैंने AI स्नैप इनेबल करके ली थी, तो इनमें तो मूविंग इफेक्ट नहीं है। और अब ये कुछ फोटोज देखो जो मैंने इसको बिना इनेबल किए ली है, तो इसको चाहे डिसेबल रखो या इनेबल कोई फर्क नहीं है, मूविंग इफेक्ट नहीं आ रहा। और अब ये कुछ फोटोज देखो जो मैंने आउटडोर हार्श सनलाइट और नॉर्मल सनलाइट कंडीशन में ली थी, तो इन फोटोज में डिटेल्स अच्छी है, कलर कॉन्ट्रास्ट भी बैलेंस है, HDR भी परफेक्टली काम किया है और डायनेमिक रेंज भी अच्छी है। और इन नेचुरल ट्रीज का ग्रीन कलर नेचुरल ही लग रहा है। और अगर आपको क्लोज फोटोज लेने का शौक है तो बहुत शार्प फोटोज आती है। बट ये कुछ रेलवे स्टेशन वाली फोटोज देखो तो इनमें सनलाइट की वजह से व्हाइटनेस है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आउटडोर में मैक्सिमम टाइम आप AI लैंडस्केप मोड यूज करना। वैसे मैंने कुछ फोटोज इंडोर नॉर्मल लाइट कंडीशन में भी ली है, तो फोटोज में कलर कॉन्ट्रास्ट बैलेंस है। और ये मेरी कुछ फोटोज देखो, इनमें स्किन कलर नेचुरल ही है। एंड सबसे अच्छी बात, फोटो शार्प है एंड HDR भी परफेक्टली काम किया है। फोटोज में नॉइस नहीं है, लेकिन सनलाइट के अपोजिट फोटो ले तो पूरी फोटो नॉइस ही आएगी। हालांकि ये सभी बजट स्मार्टफोन की प्रॉब्लम है। और अगर आपको मेरी तरह खाने पीने की फोटोज लेना पसंद है तो आप ये फोटोज देख लो, इनसे आपको आइडिया लग रहा होगा कितनी क्रिस्प हाई क्वालिटी फोटोज आती है। और अब थोड़ा गौर करो, ये फोटो अल्ट्रा वाइड एंगल में ली हुई है, ये 1x पर ली हुई है और ये 2x पर। तो अल्ट्रा वाइड फोटो में ग्रीन टोन है और 1x पर कलर्स ऑलमोस्ट नेचुरल ही फील हो रहे हैं और 2x पर थोड़ी ब्राइटनेस ज्यादा है। और ये क्लाउडी वेदर में एक सैंपल और देख लो तो अल्ट्रा वाइड में ग्रीन टोन रहती है। वैसे सरप्राइजिंगली हार्श सनलाइट कंडीशन में अल्ट्रा वाइड पर ग्रीन टोन नहीं आती और ऑलमोस्ट नेचुरल कलर कैप्चर करता है। और नाइट लाइट कंडीशन में भी अल्ट्रा वाइड पर ग्रीन टोन नहीं रहती। वैसे इससे नाइट लाइट कंडीशन में भी 1x और 2x में कितनी क्रिस्प हाई क्वालिटी फोटो आई है। और अब ये कुछ क्लाउड्स की फोटोज और देख लो तो स्काई एंड क्लाउड्स में डिटेल्स ठीक ठाक है, ज्यादा शार्प तो नहीं है बट काम चल जाएगा। और जहां तक बात है पोर्ट्रेट मोड की, तो 1x एंड 2x ये दो ऑप्शन अवेलेबल है। एंड सरप्राइजिंगली फोटोज में हेयर्स और बॉडी पर एज डिटेक्शन बहुत ज्यादा परफेक्ट आता है और बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट भी नेचुरल लग रहा है। बट 1x पर फोटो में थोड़ी व्हाइटनेस है और 2x पर सब कुछ परफेक्ट है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, लो लाइट नाइट कंडीशन में ली हुई ये फोटोज देखो तो विदाउट
आउट ह्यूमन ऑब्जेक्ट फोटोज बहुत क्रिस्प एंड हाई क्वालिटी लगती है और इसमें HDR भी बहुत अच्छे से काम करता है। नाइट कंडीशन में ली हुई फोटोज में भी डिटेल्स बहुत अच्छी है, नॉइस तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये एक 20,000 के स्मार्टफोन से ली हुई फोटोज है। हालांकि जो हाई बीम लाइट्स होती है उनसे लाइट फ्लेयर्स आती है और हर बार आएगी। और अब वीडियो क्वालिटी की बात करें तो फर्स्ट सिनेरियो, ये वीडियो मॉर्निंग के टाइम शूट की हुई है, वो भी सन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह से ये सनलाइट को बैलेंस किया है। साथ ही आपको 60 FPS का भी आइडिया लग रहा होगा कि 30 FPS से कितना स्मूथ है। सेकंड सिनेरियो, तो अभी मैं रोड पर चल रहा हूं तो आपको इसके OIS का आइडिया लग रहा होगा। वैसे ये वीडियो 30 FPS पर शूट की हुई है और गौर करो चलने पर सेकी इफेक्ट थोड़ा ज्यादा ही आ रहा है, इतना नहीं आना चाहिए, तो OIS से स्टेबलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि 60 FPS में देखे तो चलने का सेकी इफेक्ट इतना नहीं आता। थर्ड सिनेरियो, तो ये वीडियो हार्श सनलाइट कंडीशन 60 FPS में शूट किया हुआ है और इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि कलर कॉन्ट्रास्ट कितना अच्छे से बैलेंस है और काफी नेचुरल कलर्स फील हो रहे हैं और 60 FPS पर मूविंग ऑब्जेक्ट को ये कितना अच्छे से कैप्चर करता है। फोर्थ सिनेरियो, ये वीडियो अभी 1080p 30 FPS अल्ट्रा वाइड पर शूट हो रही है और 1x पर स्विच करे तो ऑलमोस्ट स्मूथली शिफ्ट होता है और 2x पर एकदम स्मूथ जूम होता है। और सेम आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में 4K में ली हुई ये वीडियो देखो, इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह की क्वालिटी मिलेगी। फिफ्थ सिनेरियो, ये वीडियो 60 FPS में शूट किया हुआ है तो आपको स्मूथनेस का भी आइडिया लग रहा होगा और आप इन बर्ड्स के कलर से भी जज कर सकते हो कि कितने नेचुरल कलर कैप्चर किया है। सिक्स्थ सिनेरियो, तो अगर आप इससे प्रोडक्ट शूट करोगे तो कुछ इस तरह की क्वालिटी मिलेगी और ऑब्जेक्ट को मूव करने पर भी फोकस लूज नहीं करता, ये बहुत अच्छी बात है। तो प्रोडक्ट शूट के लिए ये काफी अच्छा स्मार्टफोन है। सेवंथ सिनेरियो, ये वीडियो नाइट में आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में शूट किया हुआ है और वीडियो की क्वालिटी इतनी क्रिस्प नहीं आई, वीडियो में नॉइस है। लास्ट सिनेरियो, तो अभी मैं मेन रोड पर आया हुआ हूँ और यहाँ पर रश बहुत ज्यादा है और हेडलाइट्स डायरेक्ट आ रही है, तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि हाई बीम की लाइट को भी ये कितना अच्छे से बैलेंस किया है और लाइट फ्लेयर्स नहीं आती। और अब इसके सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और आजकल 25,000 में बहुत कम स्मार्टफोन है जिनमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और सबसे अच्छी बात, सेल्फी कैमरे में भी इसमें 3 जूम ऑप्शन मिलते हैं, अल्ट्रा वाइड, नॉर्मल और 2x। हालांकि 2x जूम बहुत ज्यादा जूम हो जाता है तो वो मुझे इतना कुछ खास यूजफुल नहीं लगा, बट गौर करो सेल्फी फोटोज कितनी हाई क्वालिटी फील हो रही है और HDR भी कितना परफेक्टली काम किया है। और अब सबसे डिफिकल्ट कंडीशन, नाइट में ली हुई ये कुछ फोटोज देखो तो फोटोज में नॉइस नहीं है और कितनी शार्प फोटोज कैप्चर किया है। मैंने अलग अलग टाइम अलग अलग लोकेशन पर सेल्फी फोटोज लिए, हर बार मुझे बेस्ट रिजल्ट मिला। और जहां तक बात है पोर्ट्रेट मोड की तो 1x एंड 2x दो ऑप्शन मिलते हैं और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात, हेयर्स पर एज डिटेक्शन कितना नेचुरल और क्लियर है और ओवरऑल एज डिटेक्शन में भी कोई कमी नहीं है, बैकग्राउंड ब्लर भी नेचुरल फील हो रहा है। और अब इसके पोर्ट्रेट एंड नॉर्मल फोटो मोड में डिफरेंस भी देख लो तो दोनों ही फोटोज के कलर टोन में ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। बस पोर्ट्रेट मोड में ली हुई फोटोज में मुझे हल्की कलर टोन ज्यादा बेटर फील हुई, बट ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है कि नोटिसेबल लगे। और मैंने इसको वीवो के X 200 FE के साथ भी कंपेयर किया है जो इसकी जस्ट डबल प्राइस का स्मार्टफोन है, तो इन कुछ फोटोज से आपको आइडिया लग रहा होगा कि Realme P4 Pro की कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और अगर हार्श सनलाइट कंडीशन में कंपेयर करें तो वीवो X 200 FE बहुत ज्यादा बेटर है Realme P4 Pro से। और जहां तक बात है सेल्फी फोटोज की तो Realme P4 Pro की सेल्फी फोटोज भी बहुत अच्छी है। तो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसके 4K 30 FPS में और मेरे फेस पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, बट यहाँ पर क्लाउड्स बहुत ज़्यादा है तो अभी हार्श सनलाइट नहीं है। तो आप देख पा रहे हो बैकग्राउंड में डिटेल्स काफ़ी अच्छी है, ग्रीन कलर भी काफ़ी नेचुरल ग्रीन कैप्चर किया है और 30 FPS में कुछ इस तरह की इफेक्ट मिलेगा। और अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसके 4K 60 FPS में, तो ये अभी 0.8x पे है और 1x पर कुछ इतना जूम मिलता है और 2x पर कुछ इतना, तो आपको आइडिया लग रहा होगा इसके 60 FPS का भी। और मेरे फेस पे अगर अपोजिट सनलाइट के डायरेक्शन में जाए तो कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी मिलने वाली है। यहाँ पर क्लाउड्स की डिटेल बिल्कुल वॉश आउट हो गई है और कलर्स भी इतने अच्छे नहीं हैं अभी। और हार्श सनलाइट कंडीशन में कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी मिलने वाली है। अभी मेरे फेस पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है और अगर अपन सन के अपोजिट देखें तो लाइट फ्लेयर्स थोड़ी बहुत आएगी एंड इस तरह की वीडियो क्वालिटी मिलने वाली है। वैसे इसमें ऑन पेपर बैटरी 7000 mAh है जो बहुत ज्यादा होती है, बट इसका बैटरी बैकअप
इतना बेटर नहीं है। और अब रियल लाइफ टेस्ट देखो तो मॉर्निंग 9 AM पर बैटरी 100% फुल चार्ज है और अभी यहाँ SOT 14 मिनट्स ऑलरेडी है। एंड नेक्स्ट डे अराउंड 27 आवर्स बाद बैटरी 1% पर आ चुकी थी और इस दिन मुझे 2 आवर्स का SOT मिला है एंड इसको मैंने मैक्सिमम टाइम इंडोर में 20 से 30% ब्राइटनेस पर नॉर्मल यूज किया है। और इसके पिछले दिन मुझे 6 आवर्स का SOT मिला तो मुझे टोटल 8 आवर्स का SOT मिला है, जो ठीक ठाक है बट 7000 mAh के हिसाब से थोड़ा कम है। एंड अब हेवी यूज में भी देख लो तो मॉर्निंग 6:58 पर बैटरी फुल चार्ज है एंड अभी यहाँ पर SOT ओनली 2 मिनट ही शो कर रहा है। तो सेम डे 13 आवर्स बाद बैटरी 2% पर आ गई है और मुझे ओनली 5 आवर्स का SOT मिला है एंड मैंने इसको 3 आवर्स तक BGMI में यूज किया है और 1 आवर कैमरा ऐप में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में यूज किया है। तो हेवी यूज के हिसाब से ये बैटरी बैकअप ठीक ठाक है बट इसके 80 वोल्ट चार्जर से ये बहुत फास्ट चार्ज होता है। तो अभी बैटरी 1% पर है और मैंने डेटा ऑन ही रखा है एंड अब मैं इसको चार्ज लगा रहा हूँ। तो अराउंड 15 मिनट बाद बैटरी 27% चार्ज हुई है एंड 34 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया तो बैटरी 51% चार्ज हो चुकी थी एंड अराउंड 1 आवर बाद बैटरी 80% चार्ज हो चुकी है एंड फाइनली 1 आवर 20 मिनट में ये 100% फुल चार्ज हुआ है। और जहां तक बात है नेटवर्क कनेक्टिविटी की तो इसमें ओनली डुअल 5G सिम लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे इसमें नो 5G के बैंड्स है और मेरी लोकेशन पर यहाँ नेटवर्क बार बार हमेशा 5G++ शो करता है। इंटरनेट स्पीड भी बहुत जबरदस्त आती है और पर डे अनलिमिटेड डेटा मैं इसमें यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर आप इसका प्रूफ भी देख सकते हो। और कॉलिंग में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कॉल ड्रॉप नहीं होती और इसके ईयर स्पीकर की क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा लाउड है। 200% तक वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं और इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जो इनफ लाउड है और इसमें 300% तक वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं। अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है और इसमें IR ब्लास्टर भी दिया हुआ है। और अगर आप NFC यूज करते हो तो सैडली इसमें NFC नहीं मिलता और सभी बजट स्मार्टफोन की तरह इसमें भी फिंगरप्रिंट की लोकेशन एकदम बॉटम में है बट ये बहुत क्विक है, मैक्सिमम टाइम फोन अनलॉक कर देता है। और जहां तक बात है हैप्टिक्स की तो वाइब्रेशन वाले हैप्टिक्स है और इंटेंसिटी भी अच्छी है और इसमें मैक्सिमम IP66 रेटिंग मिलती है जो 20,000 के हिसाब से ठीक ठाक है बिकॉज मोटरोला 15,000 में भी IP68 दे रहा है। एंड फाइनली कंक्लूजन 20,000 में ये एक ओवरऑल बेस्ट स्मार्टफोन है। लाइक डिस्प्ले टॉप नॉच है एंड BGMI में 120 FPS पर लॉन्ग टाइम तक गेमिंग कर सकते हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। बेस्ट क्वालिटी कैमरा स्मार्टफोन विद डुअल 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग जो इस प्राइस में कोई नहीं दे रहा। और इसके अंदर बस एक एंड्रॉइड अपडेट कम मिलेगा OnePlus Nord CE 5 से और OnePlus एंड नथिंग जितना इसमें रिच सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस नहीं मिलता बट फिर भी ये 20,000 में एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है बिकॉज इसका कैमरा क्वालिटी अदर कॉम्पिटिटर से बेस्ट है।